हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि दोस्तों अपन संविधान सभा की बात कर रहे थे और अपनी संविधान सभा में हम लोगों ने कैबिनेट मिशन के द्वारा जो भारत में संविधान सभा के निर्माण की जो एक चुनावी प्रक्रिया थी उसके बारे में जानकारी अवेलेबल मैंने आपको करा दी थी और अब उससे आगे की अपन बात करते हैं। देखो दोस्तों, 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसमें लगभग संविधान सभा के चुनाव की प्रक्रिया के सभी रास्ते क्लियर हो चुके थे और अपनी अपन इस वीडियो में आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे संविधान सभा की चुनाव प्रक्रिया की। जैसा कि मैंने बताया था कि कैबिनेट मिशन ने 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया था, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाएगा। अब वो सदस्य किस प्रकार चुना जाएगा इस प्रक्रिया के बारे में अपन अपनी इस वीडियो में देखेंगे। देखो दोस्तों, अगर हम उस समय के भारत की बात करें तो उस समय का भारत मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त था। एक वह राज्य जिन पर ब्रिटिश शासन का अधिकार था और दूसरे देसी रियासतें। और इन दो क्षेत्रों के अंतर्गत जितने भी प्रांत आते थे उन प्रांतों में से संविधान सभा की कुल 389 सीटों पर चुनाव कराए गए, यानी 389 सीटें अवेलेबल कराई गई। ये कुल सीटें थी पूरे भारत में 389। इनको 389 ना बोलकर आप ऐसे बोलोगे ना 389, वो थोड़ा सरल रहेगा, याद करने में भी थोड़ा आसान रहता है। 389 कि संविधान सभा की कुल कितनी सीटें थी? 389, 389। अब इन 389 सीटों का वर्गीकरण है वो जरा आप देख लेते हैं। देखो, इन 389 में से 292 सीट यानी 292 सीटें प्रांत से ली गई थी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, यह भी जानना बहुत जरूरी है। देखो देखो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जैसे कि वर्तमान के अपने केंद्र शासित प्रदेश और स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जैसे कि दिल्ली हुआ, कुर्ग हुआ, अजमेर हुआ और बलूचिस्तान हुआ। ये 4 केंद्र शासित प्रदेशों की तरह ही थे वर्तमान में, जिनको बोला जाता था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। देसी रियासतें यानी वह रियासतें जिन पर देसी राजाओं का शासन था। किनका शासन था? देसी राजाओं का शासन था। और ऐसी रियासतों की संख्या भारत में 93 थी, यानी कि 93 ऐसी सीटें थी जिन पर देसी राजाओं का शासन था। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे इसमें कुल कितनी महिलाएं थी। बाद में जाकर ये आंकड़ा बदल जाता है, लेकिन चुनाव के समय कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, यानी कि कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 महिला सदस्य थी। बाद में जाकर ये आंकड़ा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, बदल जाएगा ना। अभी अपन स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अपने संविधान सभा की चुनाव प्रक्रिया में जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई थी, 10 लाख पर एक सदस्य को चुनाव सीट आवंटित की गई थी, उसमें कुल कितनी सीटें थी? 389 सीटें, जिसमें से प्रांतों में कितनी थी? 292 यानी 292 सीटें। चीफ कमिश्नरी कितने थे? 4, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। देसी रियासतें, ये ध्यान रखना, कितनी? 93। कुछ किताबों में देखो ये आंकड़े अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन जो फिक्चुअल आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं। कितनी थी? 93। महिला सदस्य कितने थे? 15। कितने थे महिला सदस्य? 15 महिला सदस्य थी। ठीक है ना। अब जब चुनाव संपन्न हुए संविधान सभा के, तो संविधान सभा के जब चुनाव संपन्न हुए उनके परिणाम जो निकल कर आए, उन परिणामों की जरा हम बात करते हैं। देखो, इन कुल सीटों में से जो कांग्रेस को सीट मिली थी वो मिली थी 208, बहुत बड़ा एक में बहुमत था। मुस्लिम लीग को 73 यानी कि 73 सीटें मिली थी। एंग्लो इंडियन जो थे उनका जो नेतृत्व किया था, है ना, वो किया था फ्रैंक एंथोनी ने। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, यूपीएससी में पूछा गया था कि संविधान सभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखना, फ्रैंक एंथोनी के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंक एंथोनी के द्वारा। और पारसी समुदाय जो है, पारसी समुदाय का नेतृत्व किया था पीएच मोदी ने। किसने किया था दोस्तों? पीएच मोदी जी ने इनका जो पारसी समुदाय है अपना, उसका नेतृत्व किया था। तो ये एक चुनावी प्रक्रिया के तहत निकल कर आए रिजल्ट थे। अब दोस्तों होता क्या है, आप देख रहे हो जहां सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है? कांग्रेस, 208। तो सीधी सी बात है,
संविधान सभा का अध्यक्ष सदस्य सबसे ज्यादा कौन रहेंगे? कांग्रेस के रहेंगे। अच्छा, मुस्लिम लीग को जब यह बात पता लगी तो मुस्लिम लीग ने देखा कि अगर हम इस संविधान सभा में भाग लेते हैं तो सीधी सी बात है, इस संविधान सभा में हमारा रुतबा कांग्रेस की तुलना में कम रहेगा। और यही कारण था कि उसने संविधान सभा का विरोध कर दिया, यानी संविधान सभा को अमान्य घोषित कर दिया और वह अपने 73 सदस्यों के साथ संविधान सभा से अलग हो गई। वो मैं आगे आपको अभी बताऊंगा। इस चुनावी प्रक्रिया के बाद पूरी एक कंफर्मेशन, एक प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद कांग्रेस पूर्ण बहुमत से संविधान सभा के चुनाव में विजयी होकर आई। और अब इस चुनाव प्रक्रिया के बाद अब जो अपनी संविधान सभा की बैठकें हैं, यानी संविधान सभा के निर्माण का जो अंतिम चरण है, अपन उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी अपन ने बात की थी अपनी संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव को लेकर, ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ, कितने सदस्य किस प्रांत में से चुनकर आए, ये सारी बातें अभी अपन ने क्लियर करी थी। अब संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के बाद हम बात करेंगे अपनी संविधान सभा की बैठकों की। जैसा कि दोस्तों अपन सब लोग जानते हैं कि अपने संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस प्रथम बैठक में संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी सदस्य बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अपन सब जानते हैं कि इस प्रथम बैठक को मुस्लिम लीग के द्वारा एक तरह से अमान्य घोषित कर दिया गया था और मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था। इस कारण यह बैठक विफल रही। और इसके बाद दूसरी जो बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वमान्यता से इस संविधान सभा का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। दोस्तों, संविधान सभा का मेन काम था संविधान का निर्माण, और संविधान के निर्माण के लिए एक ऐसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि एक संवैधानिक सलाहकार बन सके। और इसी बात को देखते हुए हमारे वी.एन. राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब दोस्तों, संविधान सभा अपना काम कर रही थी, लेकिन उसी समय संविधान सभा में एक विचार निकल कर आया कि संविधान का उद्देश्य क्या है। कि भाई, आप लोग संविधान पढ़ते हैं, संविधान की जो प्रस्तावनाएं अपनी प्रायम्बल है उसमें अपनी एक संविधान के प्रमुख बातों को एक प्रारंभिक रूप में ही प्रस्तुत कर दिया गया है। और इसी बात को देखते हुए कि आखिर इस संविधान का उद्देश्य क्या होगा, इस उद्देश्य को देखते हुए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। क्योंकि दोस्तों देखो, आप सब जानते हैं कि जब भी कोई एक लिखित रूप से कोई प्रारूप तैयार किया जाता है तो सबसे पहले उसके उद्देश्य को साबित किया जाता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में बतलाया गया था। और इस उद्देश्य के बारे में बतलाने के कारण ही इस प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया, जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। देखो दोस्तों, ये कुछ फिक्चुअल डिटेल्स हैं जिनमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, पहले, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। पहली बैठक, दूसरी बैठक, उद्देश्य प्रस्ताव, संवैधानिक सलाहकार, ये सारी चीजें एक फिक्चुअल तरीके से हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों, हम बात करेंगे अपने संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रमुख समितियों की। जैसा कि दोस्तों अपन सब लोग जानते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संविधान के निर्माण के लिए अलग अलग प्रकार की समितियों का निर्माण किया गया था। और इन सभी समितियों में सबसे प्रमुख समिति थी अपनी प्रारूप समिति, जिसे 29 अगस्त 1947 को संगठित किया गया था। प्रारूप समिति यानी संविधान की ड्राफ्टिंग करने वाली समिति।
एक तरह से संविधान के खाके को बनाने वाली समिति, और इस प्रारूप के आधार पर ही आगे जाकर यह संविधान तैयार होगा। इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और इस 29 अगस्त 1947 को इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। दोस्तों, अब यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात हो ही रही है तो मैं आपको उनके बारे में एक बात बता देता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो संविधान सभा की ढाका की सीट से जीत कर आए थे। कहां से जीत कर आए थे? ढाका की सीट से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1947 में आजादी के बाद बंटवारा हुआ, और उस बंटवारे में जो ढाका है वो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश वर्तमान का है, वहां चला गया था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूना की सीट से मनोनीत किया गया, और पूना की सीट से जीत के आने के बाद उन्हें संविधान सभा में शामिल किया गया था। तो पहले कहां से जीते थे? ढाका से। ढाका बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। उसके बाद वो कहां से रिप्रेजेंट हुए थे? पूना की सीट से। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्रारूप समिति का सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था। इस प्रारूप समिति के और भी कई सदस्य थे, जैसे के.एम. मुंशी जी हैं, मोहम्मद सादुल्ला खां हैं, ए.के. स्वामी अय्यर हैं, डीपी खेतान। देखो डीपी खेतान जी के आगे मैं स्टार लगा देता हूं, जरा ये आपको ध्यान रहेगा। डीपी खेतान जी की संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया के समय मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु के बाद उनका स्थान लिया था टी.टी. कृष्णाचारी ने। किसने लिया था दोस्तों? टी.टी. कृष्णाचारी ने। ठीक उसी प्रकार बी.एल. मित्र जी, ये भी बीच में ही संविधान सभा से अलग हो गए थे, और इनका स्थान लिया था एन. माधवन ने। अगले सदस्य हैं गोपाल स्वामी अयंगर। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सारे सदस्य हैं जो कि प्रारूप समिति के अंतर्गत थे। प्रारूप समिति के बाद हम कुछ प्रमुख समितियों की बात करेंगे। सारी समितियां मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन वह समितियां जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है वो सारी समितियों के बारे में मैं आपको यहां एक बार बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आती है संघ संविधान समिति। देखो दोस्तों, यहां संघ आ जाए, संघ आते ही आपको टिक कर देना है जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति, बहुत इंपोर्टेंट क्लॉज है, कई किताबों में झंडा समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को दे रखा है, बिल्कुल गलत। वो किसी भी प्रकार से एसोसिएट नहीं थे। ये लूसेंट जैसी बुकों में काफी किताबों में दे रखा है, जो बिल्कुल गलत है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल की प्रांतों में। इस प्रांतीय संविधान समिति के बाद मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। रियासत समिति राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति, जैसे मैंने अभी बताया था, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और संघ शक्ति समिति भी जवाहरलाल नेहरू जी हैं। संचालन समिति की सीधी सी बात है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र प्रसाद, तो संचालन भी यही करेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार, देखो मूल अधिकार की दो समितियां हैं, एक मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति जिसके अध्यक्ष कौन है? वल्लभ भाई पटेल। इधर मूल अधिकार उप समिति, ये जे.बी. कृपलानी जी यहां आएंगे, झंडा समिति में नहीं है, ध्यान रखना। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय समिति एस. वरदाचियार। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस. वरदाचियार। अल्पसंख्यक समिति एस.सी. मुखर्जी। ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्लॉज है कि संविधान में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी। और पूर्वोत्तर राज्य सीमांत, जो अपने पूर्वी राज्य हैं, 7 सिस्टर हैं, इनकी सीमाओं को लेकर जो समिति बनी थी पूर्वोत्तर राज्य सीमांत समिति, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई। कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। अब दोस्तों ऐसा है कि लगभग अक्टूबर 1947 के समथिंग अपना संविधान एक फेरी रूप से तैयार हो चुका था। कैसे तैयार हो चुका था? फेरी रूप से तैयार हो चुका था, और उसकी ड्राफ्टिंग की जा रही थी। अब इस ड्राफ्टिंग के समय बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हटानी पड़ी, नई जोड़नी पड़ी, किन किन चीजों में लोगों के अलग अलग मत निकल के आए, वो सारी चीजें इसमें देखी गई थी। क्योंकि देखो, कोई भी आम राय बने बगैर हम किसी भी संविधान को रिपब्लिक नहीं कर सकते।
तो सबसे पहले संविधान को ठीक तरीके से ड्राफ्ट करने के बाद उसकी प्रत्येक कॉपी को, उसकी प्रत्येक एक तरह से उसकी संविधान की प्रत्येक प्रति को अलग अलग सदस्यों को बांटकर उस पर कुछ फेरी रूप से कार्य करने के लिए बोला गया। और इस फेरी रूप से कार्य करने के बाद संविधान के वाचनों की शुरुआत हुई। किसकी? संविधान के वाचन। यानी संविधान पे कुल 114 दिन डिबेट चली थी। डिबेट मतलब बहस, कि संविधान को बनाने में कुल कितने दिन बहस चली थी? 114 दिन। और इस 114 दिन में कुल 3 बार वाचन, यानी 3 बार बैठक बुलाई गई संविधान सभा में, नया जोड़ने, पुराना हटाने या विभिन्न प्रकार के संशोधनों के लिए। तो संविधान के निर्माण के समय कितने वाचन हुए हैं? 3। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। ये डेट जरा ध्यान रखना। देखो दोस्तों, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। सबसे लंबा वाचन है दूसरा वाचन, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, यही वो दिन था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ध्यान रखना, ठीक है ना, लागू नहीं, बनकर। तीसरा वाचन कब शुरू हुआ? 14 नवंबर 1949 को। कब खत्म हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हमारे संविधान को पूर्ण रूप से मान्यता दी गई, यानी उसका निर्माण हुआ। और यही कारण है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। हालांकि 26 जनवरी को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि पहली बार 26 जनवरी को ही रावी नदी के तट पर कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज्य के झंडे को फहराया गया था। और यही कारण है कि उस बात को याद रखते हुए हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बना कब है? 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस इसलिए बोला जाता है। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब कुछ बातें हैं। यह संविधान जब बना, इसका प्रकार कैसा था? तो देखो, इसमें कुल आर्टिकल, कुछ 49 जो अनुच्छेद थे वो थे 395। यानी जब अपना 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ तो कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। कुल भाग कितने थे? 22। और कुल अनुसूचियां कितनी थी? 8। यानी जब अपना संविधान बना उस समय कुल अनुच्छेद 395, कुल भाग 22 और कुल अनुसूची कितनी है? 8। और इस संविधान पर कितने सदस्य हैं जिनके साइन है? तो ध्यान रखना, उस समय संविधान पे कुल 284 लोगों के साइन हैं। कितने? 284। जिसमें से महिलाएं कितनी हैं? 8। हंसा मेहता वगैरह है ना, कृपलानी वगैरह ये हैं। तो कुल महिलाएं 8 हैं। कुल सदस्य कितने हैं? 284। और इस प्रकार दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, कई बार मेरे से पूछा भी गया है स्टूडेंटों के द्वारा, कि सर हमारे भारत के संविधान को लिखा किसने है? कई बार जवाहरलाल नेहरू जी, कई बच्चे बोलते हैं सर जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के संविधान को बनाया है। देखो, बनाना और लिखना दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। एक तरह से ड्राफ्ट करना और एक तरफ से हैंड राइट करना। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। भारत के संविधान को लिखने का श्रेय जाता है प्रेम बिहारी नारायण उर्फ रायजादा को। किसको जाता है? प्रेम बिहारी नारायण उर्फ रायजादा। रायजादा उनकी उपाधि थी। द राइटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? प्रेम बिहारी नारायण उर्फ रायजादा। ये खानदानी रूप से कैलियोग्राफी का काम करते थे, ठीक है ना। और भारत के संविधान को जो वर्तमान में दिल्ली के संसद भवन में हाइड्रोजन बॉक्स में हाइड्रोजन गैस के बॉक्स में रखा हुआ है, इसको हिंदी और इंग्लिश
दोनों में हैंड राइट किया गया है, और वो हैंड राइट किसने किया है पता है? प्रेम बिहारी नारायण उर्फ रायजादा ने। इस संविधान को लिखने के बाद उन्होंने बताते हैं कि कुल 303 पेन की निब का यूज किया था लगभग उसको लिखने में। और इनको लिखने के बाद जब उनसे पूछा गया कि इस संविधान को लिखने में आपका मेहनताना क्या होगा, तो प्रेम बिहारी उर्फ रायजादा जी ने बोला था कि इस संविधान को लिखने के लिए मैं कोई भी मेहनताना नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस संविधान के प्रत्येक पन्ने पे मैं अपना नाम अंकित करूं और इसके अंतिम पृष्ठ पर अपने और अपने दादाजी का नाम अंकित करूं। और आज भी वर्तमान का जो संविधान है उसके प्रत्येक पेज पर प्रेम बिहारी नारायण उर्फ रायजादा का नाम और अंतिम पृष्ठ पर उनके साथ उनके दादाजी का नाम अंकित है। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि डेकोरेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सजाने वाला कौन था, उसको डेकोरेट करने वाला कौन था? तो देखो दोस्तों, नंदलाल बासु, जो प्रेम बिहारी उर्फ नारायण रायजादा के ही शिष्य हैं, नंदलाल बासु जी, नंदलाल बासु जी को भारत के संविधान का सजावटकर्ता यानी भारत के संविधान को सजाने वाला इनको बोला जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अपन यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो के बाद अगले अपनी वीडियो में बात करेंगे भारत के संविधान से संबंधित कुछ अलग स्पेशल फैक्ट्सों की। थैंक यू दोस्तों।